हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कणों के बारे में, कणों के निकाय के बारे में और इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो हम जब अभी पुराने लेक्चर्स में बहुत सारी फर्स्ट यूनिट की चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं सेकंड यूनिट का ही टॉपिक हमने लिया हुआ है। सेकंड यूनिट में हम जो पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि पार्टिकल क्या होता है और पार्टिकल क्या काम करता है। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी बॉडी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, और कणों से मिलकर कुछ बनता है या नहीं बनता है, क्वेश्चन मार्क। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर पार्टिकल्स मिलकर क्या बना रहे हैं और हम क्यों सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमारी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का एक सिस्टम बनता है, कणों का एक निकाय बनता है। निकाय कैसे बनता है और कहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन काम कर रही है, वो चीजें हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किसी बॉडी की या किसी पिंड की बात करते हैं, बॉडी या किसी पिंड की हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि पार्टिकल्स जो हैं, बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी बॉडी में अवेलेबल है। जैसे कि हमने एक ये बॉडी ली हुई है, आपको बॉडी दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, बोर्ड पर आपको एक बॉडी दिखाई दे रही है। ये जो बॉडी है ये सिर्फ ऑटोमेटिक तो बन नहीं गई होगी, हमें ये पता है कि ये जो बॉडी बनी है, आपको स्क्रीन पर एक बॉडी दिखाई दे रही है, बोर्ड पर एक बॉडी दिखाई दे रही है। ये बॉडी आप जानते हैं ये ऑटोमेटिक तो बनी नहीं है, इसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे जो मिलकर हमने इसे बनाया होगा, जिनसे मिलकर ये बॉडी बनी होगी। मान लीजिए हम शक्कर के छोटे छोटे पार्टिकल्स लेते हैं, शुगर के छोटे छोटे कण लेते हैं। हमें पता है जो शुगर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होती है, नमक जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होता है, और बहुत सारा हम इकट्ठा कर दें तो वो वहां पर एक सब्सटेंस के रूप में हमें दिखता है। और उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हमें पता चलती हैं कि हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं, किसी भी दिशा में जाएं, या कहीं से भी हम उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी हमको मिल जाती है। सेम प्रॉपर्टी होती है, जैसे आइसोट्रोपिक या होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं, जिनमें डायरेक्शन और किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी पार्टिकल की हम छोटा सा कह सकते हैं, छोटा सा हिस्सा ले लें तो उसमें कितना है ये हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि बॉडी जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल होंगे जिनसे मिलकर बॉडी बनती है। अगर बॉडी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि हम देख रहे हैं, तो पिंड जो है, मतलब बॉडी जो है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिया हो रही होगी, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। नॉर्मली फोर्स लगता है, अगर फोर्स नहीं लगेगा, जब तक हम उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन या फोर्सेस का काम नहीं होगा या जुड़ाव नहीं होगा, तो यहाँ पर फोर्स लगता है। जैसे छोटे पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये होती है कि अगर हम ये पार्टिकल अपने अदर पार्टिकल पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा, क्या करेगा, अदर पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। ऐसे ही ये पार्टिकल अदर पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। मतलब अगर हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल में क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये जो फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स सिर्फ वो अदर पार्टिकल्स पे लगा सकते हैं, स्वयं पर कोई भी फोर्स नहीं लगाते। मतलब वो अपने आप पर कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं और अदर पार्टिकल्स पर फोर्स लगाते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स होता है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या अन्योन बल। ठीक, और उसी बल के कारण ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब यही पार्टिकल्स जो हैं, वो कण जो हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। यही यहाँ पर है। अगर हम इन पे बात करें, अगर हम एक सिंगल पार्टिकल के लिए बात करें, डबल पार्टिकल के लिए बात करें, या nth पार्टिकल्स के लिए बात करें, n कणों के निकाय के बारे में हम स्टडी करें, तो अगर हम इन सब के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पार्टिकल खुद पर तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, मतलब ये अपने आप पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ये एक दूसरे पर फोर्स लगा के ये बॉडी पूरा हमारे कंप्लीट यहाँ पर हमको बॉडी मिल जाती है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने ये बॉडी ली, अब ये बॉडी
अपने आप तो नहीं बनी है, पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो यहाँ इसको बनाने का काम कर रहे हैं और एक दूसरे के बीच में फोर्स का अनुभव कर रहे हैं। क्लियर? फोर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंगल पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, हम सिंगल पार्टिकल के लिए मोशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम सिंगल पार्टिकल के लिए मोशन की बात करेंगे तो इस बॉडी पे मान लीजिए यहां हमने कोई बॉडी ली हुई है, या मान लीजिए ये हमने एक सिंगल पार्टिकल ले लिया है। ये सिंगल पार्टिकल है और इसकी मोशन की हमको देखना, मोशन क्या है, इसकी गति क्या है, और इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस पे जो लॉ लग रहा है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ लग रहा है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? तो द एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इट्स लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इट्स लीनियर मोमेंटम मतलब अगर हम किसी पार्टिकल पर फोर्स की बात कर रहे हैं तो जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या करेगा, किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो उसके रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो सबसे पहले हम मान लें कि हमने एक पार्टिकल लिया हुआ है और वो पार्टिकल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल जो है, हम बात कर रहे थे पार्टिकल के बारे में। ये हमारे पास जो पार्टिकल है, ये हमने पार्टिकल लिया हुआ है। ये पार्टिकल जो है क्या कर रहा है, पार्टिकल जो है एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये हमें पता है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिंगल पार्टिकल की, ओनली सिंगल पार्टिकल है और हमने कंसीडर किया हुआ है कि जो पार्टिकल है उसका मास है m, इसका जो मास है वो है m। ओके, और ये अपनी वेरिएशन करने पर ये पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है। पोजीशन वेक्टर भी होगा इसका, तो पोजीशन वेक्टर है r। क्लियर? पोजीशन वेक्टर है r। अगर पोजीशन वेक्टर r है तो इस पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया हुआ है, जो क्या लगाया हुआ है, कैपिटल F वेक्टर। और ऐसा अगर हो रहा है तो फोर्स में कुछ चेंजेस आएंगे और इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो जैसे ही पोजीशन में चेंज आएगा टाइम के साथ तो वहां पर वेलोसिटी जनरेट हो जाती है, और वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी तो v हमारे पास जो है v वेक्टर इज इक्वल्स टू आएगा dr अपॉन dt। dr अपॉन dt, dr अपॉन dt जो है वो क्या है, ये है हमारी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, ये वेलोसिटी है। अब इस वेलोसिटी में अगर चेंज किया जाए, टाइम के साथ परिवर्तन किया जाए तो क्या आ जाएगा, ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि होगा d2r अपॉन dt स्क्वायर। क्लियर? आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि ये हमारा फोर्स है और ये पार्टिकल पे लग रहा है, मास हमारा m है और पोजीशन वेक्टर हमने लिया हुआ है r, और v वेलोसिटी है जो dr अपॉन dt के इक्वल है, a जो है dr अपॉन d2r अपॉन dt स्क्वायर है। क्लियर? अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो हमने अभी पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। मतलब कि अगर हम किसी भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं और पार्टिकल जो है वहां पर m लग रहा है फोर्स, वो सॉरी m मास है, फोर्स F है, और हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज, जो पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन r है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमें फोर्स की, अगर हम देखा जाए तो P इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर P इज इक्वल्स टू हो गया है यहां पर P इज इक्वल्स टू है m और v, m और v। अभी हमने बात की v क्या है, वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो हम यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि हम निकाल चुके हैं, और m हमारे स्मॉल पार्टिकल का मास है और यहां पर हम निकाल चुके हैं वेलोसिटी, तो dr अपॉन dt वेक्टर।
क्लियर? वेक्टर इसलिए लगाया है क्योंकि जब भी वेलोसिटी की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट जब भी आता है तो वेक्टर लगाया जाता है, क्योंकि पोजीशन में चेंज आ रहा है और डायरेक्शन के साथ आ रहा है, इसलिए हम वेक्टर लगा रहे हैं। और ये हमारी जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर ये P है तो हम F इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डी पी वेक्टर अपॉन टी टी। ठीक, P की वैल्यू हमारे पास है, हम रख सकते हैं डी टी अपॉन वेक्टर ब्रैकेट एम डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कंप्लीट करें तो हमको मिलता है d2 r अपॉन dt, और हमारे पास m कॉमन आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू मिलती है f इज इक्वल्स टू, और हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि f इज इक्वल्स टू यहां आ जाएगा m, और ये जो है वो है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू d2r अपॉन dt स्क्वायर। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसको यहां लिख सकते हैं a वेक्टर। हमारे पास जो आया वैल्यू वो है F इज इक्वल्स टू ma। ये फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये हमारे पास सिंगल पार्टिकल के लिए वैल्यू मिल जाती है। ऐसे ही हम बात करेंगे टू पार्टिकल्स के सिस्टम की, कि कैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल टू पार्टिकल्स के लिए निकाला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। सिंगल पार्टिकल की हम बात कर चुके हैं। अगर हमने सिंगल पार्टिकल की बात की तो इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक, टू पार्टिकल्स के लिए। अब टू पार्टिकल्स के लिए करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अभी तक बात की है, किसी भी हमने उपग्रह देखा है, ग्रह देखा है। मान लीजिए ये हमारा सन है, क्या है, सन, सूर्य। और इसकी कुछ डिस्टेंस पर यहां कहीं हमारी पृथ्वी है। ठीक, अब ये दोनों हैं तो इनका कुछ मास होगा। मान लीजिए इसका मास जो है, सन का मास m1 है, जो कि है नहीं इतना कम, लेकिन मास m1 है, यहां पर m2 है। इन दोनों प्लैनेट्स का जो मास है m1 m2 है, अगर ऐसा है तो हम इनकी पोजीशन वेक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी पोजीशन वेक्टर है r1 और इसकी है r2, हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, m और हमारे m1 m2 r1 r2 हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। अगर पोजीशन वेक्टर फाइंड हो गए हैं तो अब हमारे पास एक, हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसके रिएक्शन के अपोजिट रिएक्शन भी हमें मिलेगा। ठीक, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सभी बहुत एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम थोड़ा भी किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं तो अपोजिट फोर्स लगाने की कोशिश करेगी। हमने 9th 10th में ये भी पढ़ा है कि अगर कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी भी इसलिए स्टेबल है क्योंकि जैसे हमारे द्वारा फोर्स लग रहा है तो नीचे से भी एक फोर्स वहां पर अप्लाई होगा। ठीक, तो अपोजिट रिएक्शन हो रही है। मान लीजिए ये हमारा फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स ये सन लगा रहा है पृथ्वी पर, अर्थ पर, वो लग रहा है फोर्स F12, और ये जो अपोजिट रिएक्शन दे रहा है वो दे रहा है F21। वेक्टर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्लियर? आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर कोई पार्टिकल, जैसे हमने अभी प्लैनेट्स की बात की, ऐसे ही हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। 2 पार्टिकल्स हमने लिए हुए हैं और 2 पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे लग रहा है? फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा और सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं लगाएंगे तो वहां पर, जैसे हमने बात की है कि फोर्स स्वयं पर फोर्स नहीं लगाएगा पार्टिकल, मतलब सेल्फ कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता, लेकिन वो अदर पे फोर्स लगा सकता है। ठीक, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि अगर हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो हम खुद नहीं सुधरते हैं, हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन नेचर है ये कि पार्टिकल्स जैसे होते हैं, पार्टिकल दूसरों पे फोर्स लगाते हैं लेकिन खुद पर कोई चेंजेस नहीं लाना चाहते। वैसे ही पार्टिकल का नेचर ये है कि फोर्स वो अदर पे लगाएगा लेकिन खुद पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। जो ह्यूमन नेचर होता है कि वो खुद चेंज नहीं लाना चाहता लेकिन दूसरों में चेंजेस देखना चाहता है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। वैसे फिजिक्स को रिलेट कर रही हूँ मैं ह्यूमन से, ये थोड़ा अलग तरीके का सोच है, आप लोग भी ला सकते हैं इसको। ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में फोर्सेस की ही बात कर रहे हैं। अगर हम पार्टिकल ले रहे हैं तो पार्टिकल के लिए हम, ये जो मैंने एग्जांपल लिया सन और अर्थ का, इसी की तरह हम पार्टिकल्स लेंगे और पार्टिकल्स के लिए हमने जो माना है m1, जो हमने फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिया है, फोर्स F1(2) जो एक्टिंग ऑन सेकेंड उसके लिए लग रहा है। ऐसे ही यहां पर R1 पोजीशन वेक्टर है फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सेकेंड के लिए m2 F21 R1 R2 वेक्टर। अब यहां पर हम सेकेंड लॉ, जो थर्ड लॉ है वो अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो है F1 बराबर होगा F1 एक्सटर्नल फोर्स प्लस F12। ऐसे ही F2 बराबर होगा F2 एक्सटर्नल फोर्स प्लस F21 के। ठीक, जब ये इक्वेशन आ गई तो द्वितीय कण प्रथम कण पर जो बल लगा रहा है, मैंने आपसे बताया कि फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पर जो फोर्स लगाएगा वो, और सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पर जो लगाएगा वो, दोनों फोर्सेस यहां पर आ जाते हैं। इसी तरीके से जब हम ये बात कर रहे हैं F12 F21 की, तो अब हम अदर पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हम 2 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि F इज इक्वल्स टू होता है टोटल फोर्स, अगर हम देखना चाहें दोनों पार्टिकल्स के लिए तो होगा F1 प्लस F2, और हम F1 F2 की वैल्यू भी पिछली स्लाइड में कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम यहां रख सकते हैं F1 एक्सटर्नल फोर्स प्लस F2 एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा, तो इसमें हम जोड़ सकते हैं, बाकी फोर्स भी हमारे पास है F12 और F21। क्लियर? इतना है तो हमने थर्ड लॉ जो हमने पढ़ा है तो क्या होगा, F12 थर्ड लॉ लगा रहे हैं न्यूटन का, F21, और अपोजिट रिएक्शन के लिए हम यहां पर नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। ठीक, अपोजिट रिएक्शन के लिए हम यहां पर नेगेटिव साइन शो कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम ये देखें तो ये जो फोर्स है F12 बराबर होगा नेगेटिव इसके, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं लेकिन माइनस के साथ में। तो अगर हम यहां माइनस लगा देते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, या फिर F जो है वो हो जाएगा F1 एक्सटर्नल फोर्स प्लस F2 एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स के। मतलब फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ओवरऑल एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास इक्वेशन जो बनती है
इक्वेशन जो बनती है टोटल पार्टिकल के लिए, टोटल फोर्स के लिए, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम निकाल सकते हैं F1 बराबर m1, जो हमने पहली इक्वेशन बनाई है, हमने इससे पहले सिंगल पार्टिकल के लिए निकाली थी, वैसे ही हम इसके लिए डबल पार्टिकल के लिए ले सकते हैं, टू पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं एज इट इज ये। और ऐसे ही F2 का हो जाएगा m2 d2r2 अपॉन dt स्क्वायर। टाइम सेम है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर प्लस कर दिया जाए तो m1 d2r1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस m2 d2r2 अपॉन dt स्क्वायर, जो बराबर होगा हमारे टोटल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स के, जो हमने अभी बात की है। ये हो गया टू पार्टिकल्स के लिए। ऐसे ही हम मोर पार्टिकल्स के लिए निकाल सकते हैं, nth पार्टिकल के लिए निकाल सकते हैं। nth पार्टिकल के लिए निकालने के लिए हमें सिर्फ सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक या इसको हमको समझना होगा कैसे हम nth पार्टिकल के लिए निकाल सकते हैं। nth पार्टिकल के लिए निकालने के लिए हम बहुत आसान तरीका यूज करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल के लिए निकाला, ऐसे हम m1 m2 m3 m4 mn mi mj अदर पार्टिकल्स के लिए निकाल सकते हैं। तो हम बहुत सारे पार्टिकल कंसीडर करते हैं यहाँ पर। मान लीजिए एक हमने बड़ी सी बॉडी ली हुई है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पार्टिकल्स हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए ये पार्टिकल जो है m1 m2 m3 m4 m5, मान लीजिए ये है mi और ये है mn। हमें इन सब का कैलकुलेशन करना है, पार्टिकल्स के मास निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका यूज करते हैं समीशन का। समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n mi। ऐसे ही टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे आसान तरीका अभी हमने निकाला है F टोटल फोर्स, तो हम हो जाएगा यहाँ पर समीशन i इज इक्वल टू 1 j नॉट इज इक्वल टू i एन एफ आई जे। ठीक, इसमें हम कैलकुलेशन करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन जो हमने बनाई हुई है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ एम आई डी टू आर वन की जगह हो जाएगा आर आई डी टी स्क्वेयर, और यहां होगा i इज इक्वल टू 1 to n, और n की जो वैल्यू है वो कैसे यहां पर दिखाई दे रही है, n 1 2 3 4 n। ये होगा हमारे पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का फॉर्मूला। अगर हम यूज करें तो हमारे पास जो पार्टिकल्स का एक पूरा सिस्टम बनता है, निकाय बनता है, वो हम पढ़ चुके हैं अभी। सिंगल पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल चुके हैं, टू पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल चुके हैं, nth पार्टिकल के लिए हमने शॉर्ट में देखा कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए पार्टिकल निकाल सकते हैं, पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद अगर हम बात करने वाले हैं और भी टॉपिक्स की, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इलास्टिसिटी पढ़ने के लिए आपको बहुत स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम इलास्टिसिटी को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।